वेलकम बैक टू जिगा ट्यूटोरियल। माय सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 3। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से सोसाइटी चेंज को लेके 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गई थी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स में। इनकी क्या आइडियाज थे, क्या थिंकिंग थे, ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। क्या मतलब है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज का? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उस समय की जो सोसाइटी थी उसमें क्या चल रहा था, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्या चल रहा था? टॉपिक से लग रहा है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ होगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। देखो 18th सेंचुरी में हमने बात की थी कि सोसाइटी में डिवीजन था, 3 पार्ट में सोसाइटी डिवाइडेड था। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ था? मेनली इंग्लैंड से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले मिड 18th सेंचुरी से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड से शुरू होने के बाद 19th सेंचुरी तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैलने लगा था। तो 19th सेंचुरी आते आते ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप तक पहुंच चुका था और यूरोप की सोसाइटी में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। हुआ क्या? 19th सेंचुरी जब आया तो यहाँ पे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी और ये इंडस्ट्रीज सेटअप होने की वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे। तो यही हमें डिस्कस करना है यहाँ पे कि उन चेंजेस के बारे में, उन चेंजेस से क्या प्रॉब्लम हुई और उससे क्या लोग चाहते थे। देखो 19th सेंचुरी वॉज अ टाइम ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। जो 19th सेंचुरी का पूरा टाइम पीरियड था, ये पूरा टाइम पीरियड एक बदलाव का समय था। सिर्फ इंडस्ट्रियल ही नहीं, सोसाइटी में और भी बहुत तरीके के चेंजेस हो रहे थे। तो 19th सेंचुरी वॉज अ टाइम ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। एंड क्यों हो रही थी? मेनली तो मेनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेन रीजन इसका चेंज का इंडस्ट्रियलाइजेशन ही था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंज आ रही थी। क्या चेंज आ रही थी? तो न्यू सिटीज विद इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हो रहे थे। क्या मतलब है न्यू सिटीज विद इंडस्ट्रियल रीजन्स का? तो इसका मतलब है कि जैसे पहले कहीं पे मान लो एक टाउन हुआ, एक एरिया हुआ, वहां पे कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी। ठीक है, अब इंडस्ट्री लगने के बाद क्या होगा कि वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो गई और जो अदर रीजन्स में, अदर टाउन्स, अदर विलेजेस में लोग रहते थे, वो लोग वहां से माइग्रेट होके इस एरिया में आ गए। क्यों आए? ताकि इन्हें काम मिल जाए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग अपने एरियाज को, अपने विलेजेस को छोड़ के इन सिटीज में ट्रांसफर होने लगे, माइग्रेट होने लगे। तो क्या हुआ कि एक नए तरीके की सिटी डेवलप होने लगी, न्यू सिटीज विद इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, साथ में एक्सपांडिंग रेलवेज ईटीसी। तो न्यू सिटीज डेवलप होनी और उसके साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को इनहेंस करने के लिए रेलवेज वगैरह भी सेटअप होने लगा था। जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पड़ोगी किसी भी कंट्री में, तो उसके साथ रेलवेज का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोग को चाहिए होता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत बढ़िया हो। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर करने के लिए रेलवेज को एक्सपांड करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। 19th सेंचुरी आते आते इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, जिसकी वजह से न्यू सिटीज डेवलप होने लगी विद इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड एक्सपैंडिंग रेलवेज वगैरह होने लगा। अब देखो ये सारी चीजें जो हो रही थी, आपको पता है इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने से क्या होता है? मेनली इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिससे कंट्री के ग्रोथ में बहुत फायदा होता है। तो यहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप हुई, जिससे ऐसा लगा कि हाँ, लगा क्या होना ही था, इंडस्ट्री सेटअप होने से एम्प्लॉयमेंट ग्रो होने वाली थी। लेकिन जो भी चीजें यहाँ पे हुई, ये देख रहे हो आप, एक्सपांड रेलवेज वगैरह एक्सपांड होने लगी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। न्यू सिटीज डेवलप होने लगी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, मीन्स कंट्री डेवलप कर रही थी। लेकिन इस पॉजिटिव साइन के साथ इस सिक्के का एक और पहलू था, जो कि था निगेटिविटी। इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी सोसाइटी में। अब क्या प्रॉब्लम्स थी? तो प्रॉब्लम्स थी विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट ब्रॉट मेनी प्रॉब्लम्स। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लोगों से बहुत ज्यादा टाइम तक काम करवाया जाता है। पहले लोग छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में काम करते थे, कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, तो वहां पे इनके वर्किंग आवर्स कम हुआ करते थे। लेकिन अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, बड़े बड़े काम थे, ज्यादा काम थे, तो यहाँ पे लोगों से काम भी ज्यादा करवाया जाता था। 16-16 घंटे लोगों से काम करवाया जाता था, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा कई बार काम करवाया जाता था। तो बताओ 16-16 घंटे लोगों से काम करवाना, इट वॉज अ बिग डील, बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ में पुअर वेजेस, उतने पैसे भी नहीं मिलते थे जितना इनसे काम करवाया जाता था। अगर काम के अकॉर्डिंग पैसे देते तो भी थोड़ा समझा जाता, बट इनको उतने पैसे भी नहीं मिलते थे जितना इनसे काम करवाया जाता था।
अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही थी। अब कहोगे सर अभी आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, पर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही थी। क्यों इंक्रीज हो रही थी इसका भी रीजन बताता हूँ। देखो हुआ क्या, सभी लोग अब गांव छोड़ के, जो लोग गांव वगैरह में छोटा मोटा काम करते रहे होंगे, वो लोग अपने एरियाज को छोड़ के इन एरियाज में आ गए थे, इंडस्ट्रियल एरियाज में, टू गेट एम्प्लॉयमेंट, जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन अगर ज्यादा पॉपुलेशन आ जाएगी तो सबको जरूरी तो नहीं कि काम मिल जाए, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, इस वजह से कुछ लोग तो ऐसे ही अनएम्प्लॉयड छूट जाते थे। दूसरा रीजन क्या था, जो मेन रीजन यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये जो इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। जॉब सिक्योरिटी नहीं थी का मतलब कि यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि आपको हम जॉब पे रख लिए तो रखे रहेंगे। जब तक इनका काम चलता था तब तक आपको जॉब पे रखे रहेंगे, और जैसे ही काम खत्म आपको जॉब से निकाल दिया जाता था। तो इससे क्या है कि जो लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड होते थे कुछ टाइम के लिए, काम खत्म होने के बाद अनएम्प्लॉयड हो जाते थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और क्या प्रॉब्लम था, तो और देखोगे यहाँ पे हाउसिंग की प्रॉब्लम थी और सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी। हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम कैसे आ गई भाई, इंडस्ट्रीज सेटअप होने से हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, तो आ सकती है। कैसे आ सकती है, अभी गांव से लोग बहुत ज्यादा एक एरिया में माइग्रेट होकर आ रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे सिटीज डेवलप हो जाए तो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द कंट्री से, पूरे कंट्री से यहाँ पे लोग आने लगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। अब अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो ऐसे में क्या सबको हाउसिंग की फैसिलिटी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी तुरंत। तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ, हाउसिंग की प्रॉब्लम होने लगी, लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहे थे बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ही कहा जा सकता है मेनली कि उनको हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, घर नहीं मिल पा रहा था। साथ में सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी। सैनिटेशन का मतलब कि जो लेफ्ट आउट मटेरियल्स होता है, कूड़ा करकट एंड ऑल, उन सब को सैनिटाइज करने की, या फिर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह होते हैं उन सब के लिए भी ये वॉशरूम वगैरह का जो बहुत अच्छा सिस्टम अरेंजमेंट वगैरह नहीं था कुछ, वहाँ की जो वेस्ट मटेरियल्स थे उसको डंप करने का। ठीक है, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि सोसाइटी में हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अब हाउसिंग की प्रॉब्लम और सैनिटेशन की प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है, तो पुअर हेल्थ क्रिएट करती है। इससे क्या होता है कि लोग बीमार बहुत ज्यादा होंगे, सैनिटेशन में गंदगी वहां पे रहेगी तो लोग बीमार होंगे, तो इससे बहुत ज्यादा लोग बीमार भी होने लगे थे। चलो अब आगे देखते हैं। देखो ये सारी चीजें सोसाइटी में चल रही थी। क्या देखा अभी तक कि 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोसाइटी में बहुत सारा चेंज आ रहा था, जैसे कि न्यू सिटीज विद इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो रहे थे, रेलवेज एक्सपांड हो रहे थे, कम्युनिकेशन सिस्टम इनहेंस हो रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। तो इसके साथ ये जो चीजें हो रही थी इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला गया। क्यों, क्योंकि एक तरीके का रेवोल्यूशन आ गया था, पूरा सिस्टम जो था वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आने की वजह से चेंज हो गया था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ था और इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम। तो यहां तक हम समझ गए। अब देखो लिबरल्स एंड रेडिकल्स वर ऑफन ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। इसका क्या मतलब है, मैंने जब लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स बताया था तो वहीं पे बताया था कि लिबरल्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जो प्रॉस्पेरस थे, जिनके पास पैसे हुआ करते थे, और इसी वजह से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे। रेडिकल्स थोड़ी लो क्लास के लोगों से बिलोंग करते थे, और कंजर्वेटिव्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो थे, मतलब राजशाही लोग, ऑटोक्रेटिक कह सकते हो, ये लोग ये पॉलिटिक्स वगैरह, मतलब वहाँ का जो सिस्टम था, गवर्नमेंट था, उसको संभाला करते थे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं लिबरल्स एंड रेडिकल्स की। तो लिबरल्स वो क्लास था जो प्रॉस्पेरस था। अब इंडस्ट्रीज कौन सेटअप करवाएगा, जो प्रॉस्पेरस होगा, जिनके पास पैसे होंगे। तो लिबरल्स के पास पैसे थे और कुछ रेडिकल्स भी थे जिनके पास पैसे थे। तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स अक्सर इंडस्ट्रीज के ओनर हुआ करते थे। ठीक है, तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स वर ऑफन ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, यही हुआ करते थे ओनर्स। तो ये भी चेंज चाहते थे। अब कहोगे कि सर इंडस्ट्री के जब ओनर हैं ये, तो ये क्यों चेंज चाहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पुअर वेजेस है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, तो इन सब से आपको दिख रहा होगा कि इन्हें ही फायदा होने वाला है, जो इंडस्ट्री के ओनर्स हैं उन्हीं को फायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ और था। इनके दिमाग में क्या चलता था कि ये जो पुअर हाउसिंग फैसिलिटी है, पुअर सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, इससे क्या हो रहा था कि लोग अनएजुकेटेड रह जा रहे थे,
अनपढ़ रह रहे थे, साथ ही साथ पुअर हेल्थ हो जा रही थी उनकी। मैंने बताया कि पुअर हेल्थ कैसे होगी, हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, पुअर वेजेस थे, ढंग के पैसे नहीं मिलते थे जिससे वो ढंग का खाना नहीं खा पाते थे। तो अब 16-16 घंटे काम कर वजह से लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हो क्या रहा था कि जो वहां पे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे, ये या तो इल हेल्थ के हो जाते थे, इल हेल्थ मतलब कि बीमार हो जाते थे, अनसाउंड हेल्थ हो जाता था इनका, अच्छा हेल्थ नहीं रह पाता था इनका, अनएजुकेटेड लेबरर्स मिलते थे, पढ़े लिखे लेबरर्स ढूंढना मुश्किल हो गया था। तो इन सब चीजों से इन्हें लगता था कि अगर इनकी सिचुएशन बेटर कर दी गई मतलब कि वर्किंग आवर्स कम कर दिया गया, वेजेस अच्छा दिया जाने लगा, हाउसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई, सैनिटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई, तो हमें साउंड हेल्थ के लेबरर्स मिल सकते हैं, अच्छे हेल्थ के लेबरर्स मिल सकते हैं, पढ़े लिखे लेबरर्स मिल सकते हैं। और अगर लेबरर्स अच्छे होंगे, हेल्थ उनकी अच्छी होगी, तो वो मन से काम करेंगे और इनका जो आउटपुट है इंडस्ट्रियल लोगों का, इंडस्ट्री हमारी क्या चाहता है, हमेशा यही चाहता है कि हमारा जो लेबरर हो वो बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो और साथ ही साथ उसका हेल्थ अच्छा हो ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो ये लोग भी वही चाहते थे कि अगर इन सिचुएशंस को सुधारा गया तो हमारे लेबरर्स हमें अच्छे मिलेंगे, साउंड हेल्थ के मिलेंगे, जिससे हमें ग्रेट प्रॉफिट होगा। देखो, इफ फ्रीडम इज इंश्योर्ड को यहाँ पे तुम ये भी कह सकते हो कि इफ सिस्टम इज चेंज्ड एंड देयर कंडीशन इज इम्प्रूव्ड, अगर सिस्टम चेंज किया गया और इनकी कंडीशन इंप्रूव कर दी गई तो दे विल गेट अ ग्रेट प्रॉफिट किन्हें मिलेगा, तो रेडिकल्स और लिबरल्स जो थे इन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से अब समझ में आया कि लिबरल्स और रेडिकल्स प्रॉपर्टी ओनर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, लेकिन इसके बाद भी लोग चेंज क्यों चाहते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि इनके जो बेसिकली लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनकी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, उनकी हेल्थ सही हो जाए और हेल्थ सही होने से इनको बेटर प्रॉफिट मिलेगा, ग्रेट प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, अब सोच रहे होंगे कि सर जब ये खुद मालिक थे इंडस्ट्रीज के तो क्यों नहीं ये खुद ही सिस्टम को चेंज कर लेते थे, मालिक ही तो इंश्योर करता है कि वहां पे कितना वेजेस देना है एंड ऑल, लेकिन वहां पे सिस्टम कुछ और था। इन लोगों को वहां का जो रूलर था उस टाइम का, जो भी मोनार्च वगैरह था, उनके अंडर में रह के काम करना पड़ता था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वहां पे जो इकोनॉमिक और सोशल पावर्स हुआ करते थे वो ऑटोक्रेट्स के पास हुआ करते थे। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं जो वहां का रूलर था उसके अंडर में रह के काम करना पड़ता था। तो वो एक तरीके से कह सकते हो कि बाउंडेशन था, बैरियर की तरह काम कर रहा था इन ब्रिंगिंग द चेंज। उसकी वजह से लोग चेंज नहीं ला पा रहे थे सोसाइटी में। तो क्या हुआ, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड टू अप्रूव द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ एक चीज ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पहली पॉइंट क्या है कि वांटेड टू अप्रूव द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अगर काइंड भूल जाए तो सिंपल है कि वांटेड टू अप्रूव द गवर्नमेंट, मतलब ये चाहते थे कि वहां पे जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको बदल दी जाए, उखाड़ फेंका जाए, ताकि सोसाइटी में चेंज लाना पॉसिबल हो, क्योंकि यही चेंज लाने से रोकते थे। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि वांटेड टू अप्रूव द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन 1815। 1815 में किस तरीके की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी? तो अब कहोगे सर कि हमें कैसे पता? पता है भाई, पता है। कैसे पता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक टॉपिक था न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब सिंपल था कि 1815 के बाद एक नए तरीके का कंजर्वेटिव का टाइम आ गया था। कंजर्वेटिव का मतलब कि जो कंजर्वेटिव्स लोग हुआ करते थे, पुरानी सोच वाले, जो पुरानी चीजों को कंजर्व करना चाहते थे, उन लोगों का रूल फिर से चलने लगा था। इसमें मैंने बताया था उस टॉपिक में कि 1815 में जब नेपोलियन डिफीट हुआ था तो उसके बाद अलग अलग रीजन्स के जो राजा हुआ करते थे, जो मोनार्ची सिस्टम को दोबारा इस्टेब्लिश करना चाहते थे, मतलब कि जो पुरानी चीजों को दोबारा से इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, वो उन लोगों का रूल फिर से शुरू हुआ था। तो 1815 से फिर से कंजर्वेटिव्स का रूल शुरू हो गया था। तो यहाँ क्या कह रहा है कि लिबरल्स और रेडिकल्स 1815 में जिस टाइप की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी उसको अप्रूव करना चाहते थे। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स कंजर्वेटिव्स के अपोज में थे और ये कंजर्वेटिव्स को रूल से हटाना चाहते थे, क्योंकि कंजर्वेटिव्स ही उस समय वहां पे रूल किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी और लिबरल्स और रेडिकल्स जो चेंज कर रहे थे वो चेंज क्यों चाहते थे। ऐसे ही तो नहीं चेंज कोई चाहेगा ना। सोसाइटी में चेंज अगर लाने की ये डिमांड कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं,
ये चीज आपको अब तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो फिर इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियलिज्म केम टू यूरोप। अभी तक हम सोशियलिज्म नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं ये बात नहीं हो रही है कि किसी एक के पास पैसा नहीं होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं ऐसी बात नहीं हुई है। तो इसके बाद वो बात कहाँ से शुरू हुई सोसाइटी में, ये चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो फिर इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।